अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत का कहना है कि एक सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वो करारदाद मंजूर करवाई जो पाकिस्तान मुखालिफ है। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ एक करारदाद कसरत राय से मंजूर की। तहम सुन्नी तहात कौंसिल ने इस करारदाद की मुखालिफत की थी। अरकान ने साइफर साइफर और शेम शेम के नारे भी लगाए थे और एजेंडे की कापियां फाड़ कर ऐवान में उछाली थी। गुज़िश्ता रोज हुकूमती रहनुमाओं का भी कहना था कि पीटीआई सियासी मफादात के लिए कौमी मफादात को दाव पर लगा रही है। आज भी हुकूमती रहनुमाओं शाइस्ता परवेज मलिक और बैरिस्टर अकील मलिक ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका कहना था कि पीटीआई 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। पीटीआई ने अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर में कोई कसर नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं जहां पाकिस्तान मुखालिफ काम हो रहा है। एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही। ये अब बताएं कि आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो आपने हायर की, आपने पीआर फर्म्स हायर की और उसके साथ आपने वहां पे उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तो जंग लड़नी है गुर्बत और जहालत के खिलाफ, तो हम कहां किन चक्रों में पड़ गए। हमें आगे बढ़ने दें। एक मुल्क पे, पार्लियामेंट पे नहीं, आपने मुल्क के तमाम अदारों पे सवालिया निशान लगा दिए और ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये हम नहीं होने देंगे। क्या हुकूमत के तहरीक इंसाफ पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से भी तासुर मजीद गहरा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज उमर अयूब ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड के ओहदों से जब इस्तीफा दिया था तो इस इस्तीफे को जो है वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की जानिब से सराहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शिबली फराज के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया था। जबकि साबिक रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी यह कहा कि हामिद खान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। अब इन तमाम मामलात को लेकर पार्टी में धड़ेबंदी और ग्रुपिंग से मुतालिक मुसलसल क्या साराइयां हो रही हैं। दूसरी जानिब एक्सप्रेस न्यूज की खबर के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खबरों का नोटिस लेते हुए मुलव्वस अरकान के नाम मांग लिए हैं। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत से आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में जो अरकान हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके नाम सामने लाने की हिदायत की है और इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद कराने की भी हिदायत दे दी है। पीटीआई में क्या कोई वाकई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? पीटीआई की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जो करारदाद के खिलाफ करारदाद से मुतालिक जो है वो मुखालिफत की वजह क्या थी, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इन इशूज़ पर प्रोग्राम में बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का यह कहना है कि एक तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी करारदादों की हिमायत और उनका खैर मकदम कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है और पाकिस्तान में मुदाखलत के मुतरादिफ है। थैंक यू रहमान साहब। देखिए, ये करारदाद जो है ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो उनके जरिए नहीं लाई जा सकती। इट्स ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 98% जो कांग्रेसमैन है उन्होंने सपोर्ट किया इस करारदाद को। और ये सिर्फ अकेले कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस की बात नहीं है। ईयू के जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप आया हुआ था उनकी रिपोर्ट पढ़िए आप, कॉमनवेल्थ का जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप आया हुआ था उनकी रिपोर्ट पढ़िए आप, की रिपोर्ट पढ़िए आप, पतन की रिपोर्ट पढ़िए आप। जो यूके की हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, उन्होंने एक कन्वेंशन था उस पर स्पीच करते हुए जो पाकिस्तानी इलेक्शंस के बारे में फरमाया था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक लेटर लिखा था, वो भी उनके भी कंटेंट्स आप पढ़िए। इसके अलावा दुनिया के हर मुल्क में हर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट्स पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में कहा हुआ है। वर्चुअली ये कि ये फ्रॉड इलेक्शंस थे और इलेक्शन जिन्होंने जीता है उनको उन्होंने मेजॉरिटी नहीं मिलने दी। इसलिए आई डोंट फील कि ये किसी किस्म की मेजॉरिटी इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। उनके कांग्रेसमैन का जो कि जमहूरियत की जो बेस है वो उनका ये ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो इलेक्शन फ्रॉड किया है उसको रेक्टिफाई करे और इमाम ने जिसके हक पे वोट दिया है उनको हक की हुकूमत भी मिलना चाहिए।
अच्छा, लेकिन अगर कोई और मुल्क है उसकी वहां से करारदाद आती है और करारदाद में पाकिस्तान से जो है वो कुछ डिमांड्स की जाती हैं, तो क्या आप नहीं समझते ये मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है? देखिए, ये तजाद है यहाँ की हुकूमत का कि वो अपने आप को कहते तो एक जमहूरियत है, लेकिन जो सबसे वर्स्ट ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, वो इस वक्त पाकिस्तान में लागू है। अगर आपके इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है तो क्या आप चाहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो दूसरी तरफ देखे और उसके ऊपर कमेंट ना करे? या तो आप अपने आप को जमहूरियत कहना छोड़ दें, और अगर आपने जमहूरियत बनना है या अगर आप या क्लेम करते हैं तो फिर जमहूरियत बने। जमहूरियत बनने का पहला तकाजा यह है कि लेकिन आप देखिए खान साहब का मौक़िफ़ था इमरान खान का, वो यही कि एक अमेरिका कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो या ना हो या उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पर इंतखाबात के हवाले से एक पार्टी की अगर हुकूमत है, इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के हवाले से क्या आप समझते हैं कि इन दोनों के में कोई कंपैरिजन नहीं है, या ये किस तरह से मुख्तलिफ है? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं रहमान साहब, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो साइफर का मामला था उसमें वो जो कम्युनिकेशन आई थी हमारे एम्बेसडर से, उसमें साफ लिखा हुआ था कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव नहीं करेंगे तो मामला खराब होंगे, और अगर आप रिमूव कर देंगे तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। इट वॉज अ स्पेसिफिक, ये जो था साइफर वॉज अबाउट अ स्पेसिफिक मैटर। वो स्पेसिफिक मैटर था प्राइम मिनिस्टर को अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव करने का। सो हमने उसको अपोज किया था, हमने उसको, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, वन नहीं एक नहीं दो, दोनों ने कहा था कि ये ग्रेव इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें कि टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप एंड टॉप मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उसको देख लीजिए। ये जो है ये कांग्रेस की करारदाद है जो कि 3 महीने के अरसे में जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं कांग्रेस में, मुख्तलिफ एजेंसीज ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसकी बेसिस के ऊपर इसको फॉर्मुलेट किया गया है, और हुकूमत पाकिस्तान से 5 डिमांड्स किए गए हैं, ऑल रिलेटिंग टू रेक्टिफाइंग द फ्रॉड ऑफ द इलेक्शंस, जो कि 8 फरवरी को हुआ था। अच्छा, राइट। अच्छा, अब मैं जरा पार्टी के अंदर जो मामलात हैं उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूं, क्या उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का फैसला हो गया है, जो करारदाद कल आपके पार्टी इजलास में आई? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ने उमर अयूब साहब ने रिजाइन किया था, और रिजाइन की रेजिग्नेशन की वजूहत उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में, अपने लेटर में बड़ी क्लियरली उन्होंने बयान कर दी थी। उसके बाद कल सुबह पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने यूनानिमसली फैसला किया है कि रिक्वेस्ट की जाए उमर अयूब साहब से कि वो इस ओहदे के ऊपर अभी मौजूद रहें, और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि इनका ये जो रेजिग्नेशन है ये मंजूर ना किया जाए। अब ये मामला जो है ये जाएंगे चेयरमैन साहब के पास जब हम हफ्ते में नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी, विच इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे, या शायद ये ट्यूसडे को जब हमारे लीगल टीम के साथ उनकी मीटिंग होती है तो उसमें वो चले जाएंगे। उसके बाद जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, और ये जो एक तासुर है कि पार्टी की जो क़यादत है, लीडरशिप है, उस पर इस वक्त कारकुनों का बहुत दबाव है, क्या ये बात दुरुस्त है? दबाव मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है, बिकॉज बेसिकली जो वोट था 2/3 मेजॉरिटी जो कि पीटीआई को मिली थी 8 फरवरी को, ये प्राइमरी जो किसी किस्म की कैंपेन जो है हमें इजाजत नहीं दी थी, किसी किस्म की कैंपेन के बगैर 2/3 मेजॉरिटी हमें मिली हुई है। वो लाजमी बात है कि वो प्राइमरीली जो वो मेजॉरिटी दी थी अवाम ने, वो खान साहब को बाहर लाने के लिए थी, लेकिन एक सियासी जमात होने के नाते हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं, हमने वो तमाम रास्ते जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं पार्लियामेंट के अंदर लीगल फ्रंट के ऊपर, और अब जो हमारी सियासी जद्दोजहद है वो जलसों और जलूसों की शक्ल में भी सामने आनी शुरू हुई है, क्योंकि अब हमें एक इजाजत मिली है कि हम तरनौल में 6 तारीख को 6 जुलाई को अपना पहला जलसा करेंगे, इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं, इजाजत मिली है। तो ये तमाम महाजों के ऊपर हम अपनी, आपको लगता है जो पार्टी ओहदेदार हैं रऊफ हसन साहब, पार्टी ओहदेदार जो हैं वो क्या इससे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं जो अभी हो रहा है?
देखिए, सियासी जमात के नाते तो मैंने जो कहा है कि 3 हमारे पास रास्ते हैं, वो हम तीनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक ये है कि अब अनकरीब जो हमारी पीसफुल पुरअमन सियासी एहतजाज जो है वो इंटेंसिफाई होने जा रहा है। उसके सिलसिले में अदालतों से अभी जो ही हमें फैसले मिलने शुरू होते हैं, पहला मैंने कहा कि मिल चुका है तरनौल में जलसे के लिए, वो हम 6 तारीख को करेंगे। उसके बाद जो हमें बाकी जलसों की इजाजत मिलेगी तो उसको भी, इसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कारकुन सर फिर क्यों नाराज हैं? अगर लीडरशिप, रऊफ हसन साहब, अगर लीडरशिप वो सब कुछ जो कर सकती है वो कर रही है, तो फिर कारकुन क्यों खुश नहीं है या नाराज हैं या चाहते हैं कि कुछ और भी किया जाए? कारकुन खान साहब से इश्क करते हैं और वो चाहते हैं कि खान साहब बगैर किसी डिले के बाहर आए, और अगर वो अपने तय ये समझते हैं कि शायद हम वो काम नहीं कर रहे या इतना काम नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए, ये उनका हक है, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। ये उनकी खान साहब के साथ मोहब्बत, शफकत और प्यार का जो है वो उसकी गमाजी करता है, और हम इनको इस सेंटिमेंट को कुल्लियतन समझते हैं, और हम भी जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फर्दर प्रेशर भी बढ़ाना पड़ा, कुछ और भी जो इनिशिएटिव्स जो है उनको अंडरटेक करना पड़ा, तो हम कुल्लियतन तैयार हैं उसके लिए। हम बिल्कुल किसी किस्म की कमजोरी वहां नहीं दिखाएंगे। ठीक है। और क्या लीडरशिप पर जो पुराने नजरियाती सियासी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, क्या उनका भी कोई दबाव है? ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, तो क्या वाकई कोई 20-21 मेंबरान हैं जिन्होंने मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है असेंबली में? रहमान साहब, लेट मी स्टेट इट कैटेगोरिकली, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है पीटीआई में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। जिनके नाम लिए गए हैं उनसे बहुत सारे लोगों से मेरी जाती मुलाकातें हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। शंदाना बीबी ने ऑलरेडी ट्वीट करके अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है। बाकी लोगों में, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, काफी लोगों की जाती मुलाकात हो चुकी है। किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नहीं बनने जा रहा। अच्छा, और लेकिन मामलात पर इनसे कुछ इख्तलाफ है या नहीं पार्टी के अंदर के, जिस तरह पार्टी चलाई जा रही है? क्योंकि हमें मालूम है 9 मई के बाद बहुत सारे नए लोग आए हैं, तो जो नए लोग आए हैं और ये जो पुराने लोग थे जो अब असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं, क्या इनमें कोई इख्तलाफ है कि पार्टी किस तरह से चलानी है? देखिए, पार्टी के अंदर जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा हो सकती है और मुख्तलिफ आरा हैं, बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा इनको। लेकिन एक पार्टी का एक कल्चर होता है, वो कल्चर ये होता है कि अगर कोई आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको पार्टी फोरम के ऊपर बयान किया जाता है। जब एक पार्टी फोरम के ऊपर डिसीजन होता है तो फिर वो पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसको एवाइड किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें पब्लिक फोरम के ऊपर आई हैं जो कि पब्लिक फोरम के ऊपर आनी नहीं चाहिए थी। इनको सिर्फ पार्टी फोरम्स के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, और पूरी आजादी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको एक्सप्रेस करें और कोशिश करें कि उसके मुताबिक जो है वो पार्टी फैसला करे। बट वंस अ डिसीजन हैज बीन मेड, एक फैसला हो जाता है, तो वो फिर पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहां तक कुछ लोगों ने वायलेट किया, वो नहीं होना चाहिए, और हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें रऊफ हसन साहब, इसमें जो उमर अयूब वाला फैसला था, हमें तो जो मालूमात मिली थी उसमें खान साहब ने इसकी मंजूरी दी थी, और उनका इस्तीफा जब आया था तो उस हवाले से जो है वो कहा गया था कि उन्होंने ओके कर दिया था। लेकिन अभी पार्लिमानी पार्टी उनसे कह रही है कि नहीं, आप ही कंटिन्यू करें। तो क्या पार्लिमानी पार्टी जो खान साहब की राय थी उसके खिलाफ जा रही है, या फिर इस मामले पर कुछ और सूरत हाल है? ये थोड़ा जरा वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, अभी जो इस्तीफा जो है वो खान साहब तक गया नहीं है फॉर्मली। हम हफ्ते में सिर्फ मेरे भाई एक दफा मिलते हैं, अच्छा, हर जुमेरात को। हम एक जुमेरात को मिलने के बाद ये इस्तीफा आया है, उसके बाद अगली जुमेरात को वहां जाएगा खान साहब के पास, या शायद ये हो सकता है कि ट्यूसडे को जब उनकी पॉलिटिकल टीम इनसे मिले तो उनके थ्रू हम वहां भिजवा दें। तो अभी उनका फैसला आना है इसके ऊपर। जहां तक रहा पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस्तदा की है कि ये इस्तीफा नामंजूर किया जाए। वो कोई पैरेलल नैरेटिव नहीं है, बिल्कुल वो इस्तदा है उनकी, वो भी खान साहब तक पहुंचा दी जाएगी। अल्टीमेट फैसला तो उन्होंने नहीं करना है ना, खान साहब नहीं करना है। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, बात कर रहे थे मुख्तलिफ मामलात पर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी करारदाद के जवाब में हुकूमती करारदाद और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी मुखालिफत। आज हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि एक मखसूस जमात है जो पाकिस्तान के मुखालिफ करारदाद जिसने मंजूर कराई। सारे मामले को ये जो करारदाद के जवाब में करारदाद है और फिर इस पर जो सियासत हो रही है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है। कमर जमान कार साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। कार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कार साहब, ये जो पीटीआई की तरफ से मुखालिफत की गई ये करारदाद की, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपके ख्याल में भी बेहतर होता कि एक मुत्तफिका करारदाद होती, पैगाम जाता यहां से? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि अमरीकियों को ऐसी करारदाद उनके कांग्रेस की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के मामलात में सरीहन मुदाखलत है और जिनके अपने इलेक्शंस पे उनके अपने साबिक सदूर सवाल उठाते हैं वो दुनिया को और दुनिया भर में हमारे अपने मुल्क के अंदर 4 मार्शल लॉ को सपोर्ट करने वाले वो हैं और कभी उन्होंने हमारी जमहूरी हुकूमतों को सपोर्ट नहीं किया। जमहूरियत हमारे यहाँ वैसे भी वी आर ए स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कोई ये तो नहीं है कि हम एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी हो गए हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और फ्लॉज रहते हैं सिस्टम के अंदर। और हमारी अपनी हाईएस्ट फोरम जो है, कोर्ट जो है, जो कॉम्पिटेंट फोरम है इसका, तो वो इस मामले को रिव्यू कर रही है और इस वक्त के ऊपर ये करारदाद आना बड़ा अफसोसनाक है और ये पाकिस्तान के मामलात में सरीहन मुदाखलत है। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो फलस्तीन को देख लीजिए, वहां पे हजारों लोगों का, औरतों बच्चों मासूम लोगों का कत्लेआम जारी है। सारी दुनिया उस पर कहे, इवन देन अमेरिका के कान पे जू नहीं रेंगती। वहां वो हर मामले को वीटो कर रहे हैं और यहाँ वो जमहूरियत के असूल हमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, एक ताकतवर कौम है, एक मजबूत कौम है, उनके यहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी हमसे बहुत मजबूत है और वो दुनिया भर में जमहूरियत की स्ट्रगल की नाम के ऊपर बातें भी करते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमतें भी लाते हैं जी। लेकिन मुझे जो अफसोस है ना, असल में मसला ये है कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने एक अमरीकी 3रे या 4थे लेवल का जो एहलकार था उनका, वो पाकिस्तान के सफीर से मिला, किसी खाने पे साइड लाइन पे मीटिंग हुई। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और उसमें होने वाली गुफ्तगू को जो रिपोर्ट किया गया उसको खड़े होके पीटीआई और इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक है, ये हमारा इंटरनल मामलात में मदाखलत है, ये सब कुछ है। तो ये बड़ा सीरियस इशू बन गया। हमने कहा कि जी ये डिमाश नहीं दिया जा सकता, बट इवन देन डिमाश दिया गया। ओके, अच्छा किया, बट सवाल यह उस वक्त तो मदाखलत थी, आज सरीहन मदाखलत है, लेकिन ये मदाखलत पीटीआई ने खुद कराई है। अच्छा, वो इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे, वो लॉबिस्ट फर्म्स अरेंज करके उनके जो वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर उनका जो ग्रुप है वो कोशिश कर रहा था और फिर खान साहब को जाती तौर पे जो एक इंटरनेशनल लॉबी की सपोर्ट हासिल है तसलसल से, उसकी भी एक कार आपको शाखसाने नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत करते हुए हमसे मुतालबे करते हैं। इसके लिए दुनिया में फोरम मौजूद हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी डेमोक्रेसी को गेज करते हैं और फिर आइंदा के लिए अपने ये फ्लॉज दूर करने के लिए आपको कहते भी हैं। लेकिन अमरीकियों का एक खास वक्त पे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों को या हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन को इस तरह चैलेंज करना, जो खुद न सिर्फ दुनिया भर में लोगों के कत्लेआम में शामिल हैं, लोगों की जमहूरियतें उल्टा देने में शामिल हैं, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियतों को उल्टाने में और लेकिन कार साहब यहाँ पर जो पीटीआई की मुखालफत है, देखिए वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक है। आरिफ अलवी तक ने जो है वो उस करारदाद का खैर मकदम किया और फिर जो कल जो यहाँ से करारदाद जानी थी जिस पर बात हुई उसकी बल्कि मुखालफत की और उस वक्त नारे भी लगाए। तो आपके ख्याल में क्या इस मामले को बेहतर टैकल किया जा सकता था हुकूमत की तरफ से भी और फिर अपोजिशन की तरफ से भी? देखिए, हुकूमत को अगर इल्म था तो उसने कोशिश की होगी, हमारे सफारतकारों ने भी की होगी, लेकिन मैंने अर्ज किया कि जिस कदर मुनाज़िम और जिस कदर इंटरनेशनली सपोर्टेड ये सारी मूव थी पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की, और ये याद रखिए ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके लिए वो पाकिस्तान को एक फेल्ड डेमोक्रेसी या एक कमजोर किस्म की रियासत
और इररिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नई बात नहीं है अमेरिकियों की और उस लॉबी की। वो तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों पर नजर रखी बैठे हैं जो हमारी लाइफ लाइन है। तो उनकी तरफ से इसको अपोज करना तो फितरी था, क्योंकि उन्होंने तो ये करारदाद करवाई है। ये कोई अमेरिकी थिंक टैंक ने या उनकी अपनी किसी ऑब्जर्वेशन के तहत या उनके किसी रिपोर्ट के तहत तो नहीं हुआ। ये तो बाकायदा लॉबिंग करके इंटरनेशनल फर्म्स, अमेरिकन लॉबीइस्ट अरेंज किए, इंटरनेशनल लॉबी की सपोर्ट जो अमेरिका के अंदर बहुत पावरफुल है, यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, उनकी सपोर्ट लेके ओवरसीज पाकिस्तानी जो पीटीआई के हैं उनको अमेरिका में यूज करके लाखों करोड़ों डॉलर भर के, तो ये तो उन्होंने कोशिश करके पाकिस्तान पे वार कराया, लिहाजा उनको तो अपोज करना था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मामला में मदाखलत, वो साइफर था, वो एक अमेरिकन चौथे दर्जे के एक उनके अहलकार की गुफ्तगू थी, तो ये क्या है? ये भी तो मदाखलत है। ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे उस करारदाद के ऊपर। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब असम्बली में आज भी सूरत हाल तनाव का शिकार रही। पंजाब असम्बली इजलास के मौके पर सिक्योरिटी ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को असम्बली हदूद में दाखिले से रोक दिया, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। 11 अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन ने असम्बली गेट पर ही धरना देते हुए असम्बली लगाली और 9 मई के वाक़े पर वहां एक करारदाद भी मंजूर की। इस मौके पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था कि हमारे 11 लोगों को मुअत्तल किया गया है जो गैर आइनी है। स्पीकर मलिक अहमद खान इस वक्त पार्टी बन गए हैं, 11 नहीं बल्कि 107 मेंबरान को ही मुअत्तल कर दे। गुज़िश्ता रोज स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बजट इजलास के मौके पर तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई, गालम गलोच और ऐवान का तकद्दुस पामाल करने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का यह कहना था कि अपोजिशन ऐवान में बदतमीजी करती है, गालियां देती है। हमने फैसला किया है कि जैसा अपोजिशन करेगी वैसा रवैया ही हुकूमत इख्तियार करेगी। पार्लियामेंट्री पार्टी हमने ये फैसला जो है वो कर लिया है कि हम जो है वो अब अपोजिशन को जैसा करेगी वो वैसा हमसे रिसीव करेगी। और अपोजिशन लीडर जो है अब उनको जो लिबर्टी मिलती है ना भाषण देने की, हमें जो है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, वो अब उनको मुयस्सर नहीं होगी। आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है और उनका कहना है कि किसी को ऐवान में गालियां देने की इजाजत नहीं दूंगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वहां मामलात इस कदर खराब क्यों हो गए हैं, इस पर बात करने के लिए पहले मलिक शुएब भरत साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। वजीर कानून पंजाब हैं, वजीर मवासलात भी हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया मलिक शुएब साहब। शुएब साहब ये बताइएगा क्यों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ऐवान के अंदर इस तरह का माहौल हो गया है? थैंक यू सो मच रहमान साहब फॉर टेकिंग मी ऑन टू द शो जी। सर सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे मामले के पीछे एक स्टोरी क्या है जी। सर होता ये है कि असेंबली 12 करोड़ अवाम की सारी हम लोग जो ऐवान के अंदर मेंबरान हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं और जो इस पूरे हाउस का जो नौबत लेते हैं, इस हाउस की जो भी मामलात हैं उसको एक ऐसे तरीके से चलाया जाए तो उसमें ये एक मैसेज जाएगा पॉजिटिव टू द पब्लिक के जो ऑपोजिशन मेंबर्स के भी जो बेंच वाले हमारे दोस्त हैं उनका कि क्या उनका इस असेंबली के अंदर बिहेवियर रहता है। लेकिन इस बिहेवियर में सर 2018 में हम लोग भी इसी असेंबली में इन्हीं बेंचेस में बैठे हुए थे। टाइम कम्स एंड टाइम्स गो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर इनमें से ऐसे नहीं बल्कि बेहतर बहुत से मेंबरान हैं जिसको इन सीट की इस असेंबली की कदर ही नहीं है। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू कि पास कितने दिनों से जब ये बजट की स्पीचेज हुई है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने नॉट 1 टाइम नॉट 2 टाइम्स मेनी टाइम्स तकरीर की और हमारी तरफ से कोई भी किसी किस्म की कोई आवाज आई हो, किसी ने उनको रोका हो। और बिफोर दिस के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने असेंबली के अंदर खिताब करना था, ये हमारे से एक वादा मतलब वादा की सूरत में ही एक बात की गई जुबान पे कि जी जब उस तरफ से भी कोई भी तकरीर होगी तो कोई भी हिल्लड़बाजी या कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं किए जाएंगे कि और पूरा मौका दिया जाएगा कि हम आवाम को बताएं कि हमारी 100 डेज की कारकर्दगी क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी नोज दैट। इजलास शुरू होता है, इजलास शुरू होने के बाद ये एक व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज दे हैव यूज्ड सर मैं आपके टीवी प्रोग्राम पे वो बता भी नहीं सकता कि
हमारे ऑफिसर्स के बारे में, हमारी ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियन हमारी औरतें हैं उनके बारे में, हमारे बारे में इन्होंने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। हमने बड़ी ही हौसले से इनकी बात को फिर भी बर्दाश्त किया, लेकिन सर एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। और लेकिन आपके ख्याल में ये क्यों है? आप कह रहे हैं कि एक जुबानी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद फिर ये ऑपोजिशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई कह लें, उनकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया? सर इस वजह से किया गया कि इन्होंने, ये सिर्फ एक ड्रामेबाज है सर, इनकी ड्रामेबाजियों के अलावा कोई कुछ नहीं है। और आप यकीन करें कुछ ऐसे इनके मेंबरान हैं जिन्होंने कहा कि जी हमने अपनी नौकरी पक्की नहीं करनी, हमें हाउस के तकद्दस का कुछ भी नहीं है, हमें आपकी स्पीच से लेना देना कुछ नहीं है। पेपर फाड़ रहे, एक मेंबर आ रहा है वो वीडियो बना रहा है, दूसरा मेंबर आ रहा है वो वीडियो बना रहा है, एक दूसरे को इशारे किए जा रहे हैं कि तुमने ये करनी है, पूरा प्लान बना के आए कि हमने ये हुल्लड़बाजी भी करनी है और हमने एक ऐसा पूरे पंजाब की आवाम को ये मैसेज देना कि वी आर नॉट सीरियस अबाउट यू। हमें पंजाब की आवाम से कोई लेना देना नहीं, हमारी, हम सिर्फ ये वीडियो जाके दिखाएं कि जनाब हमारी ये ड्यूटी थी कि जब उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की तो ये सारा काम किया। सर ऑपोजिशन के पास इखलाकियात के अंदर रहकर जो भी वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे, दे हैव ऑल द राइट। लेकिन सर किसी के साथ गाली गलौज किया जाए, किसी के ऊपर, मलिक साहब होता ये है कि कुछ सीनियर मेंबरान होते हैं, कुछ बातचीत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हुकूमत रीच आउट करती है ऑपोजिशन को, मामलात को ठंडा किया जाता है, ऐवान चलता है, तो क्या ये नहीं हो सकता पंजाब असेंबली में? सर आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये जरूर हो सकता है, लेकिन सर ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप प्रोटेस्ट जरूर करें लेकिन उसके अंदर अगर आप गालियां भी दें, एक नारेबाजी ऐसी करें कि जिससे आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करें। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है सर, नॉट कि मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। असेंबली के अंदर वो गाली गलौज किया गया और अंडर जो हमारे रूल्स और प्रोसीजर एक्ट है पंजाब असेंबली 210, जिसके अंदर इनकी सस्पेंशन, ये तो सर छोटी सजा इनको दी गई है। अच्छा। ये सजा नहीं है कि इनको एब्सेंट किया जाए। इनको मैं कहता हूं जो इन्होंने अल्फाज और जो गाली गलौच और जिस किस्म के बिहेवियर के साथ ही आए हैं, इनको सब सस्पेंड किया जाने फॉर फ्यू मंथ्स। अच्छा। लेकिन स्टिल इनकी लर्निंग, मैं तो इस बात पे परेशान हूं कि ये हमारे साथ और बात करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस इनका बिहेवियर टोटल डिफरेंट होता है। और तब जब इनसे बात की जाती है, आपने देखा होगा कि असेंबली के अंदर मैं 2-3 दफा उठ के फाजिल जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके पास गया, उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो ये बात ही नहीं मानते। अच्छा। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हालत है सर कि उनकी बात उनके मेंबरान नहीं मानते। एक बात जो अंदर करके निकलता है वो कहता है जी मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, दूसरा मेंबर कहता है जी इन्होंने तो हमें ये बात बताई नहीं है। सर इनकी आपस में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, ये एक दूसरे को मानते नहीं। और एक आई एश्योर यू रहमान साहब, असेंबली के अंदर ये किसी को एक दूसरे को लीडर नहीं मानते, हर किसी की अपनी अपनी डेढ़ मस्जिद की दुकान है। अच्छा। और हर कोई जो है वो चाहता है कि जी मैं लीडर बन जाऊं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हटाया जाए, मुझे आगे लाया जाए। एंड सर वी आर टाइट ऑफ दिस, वी हैव टू गिव अ क्लियर मैसेज कि असेंबली के फ्लोर को एक प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म के साथ चलाया जाए, अवाम को एक मैसेज दिया जाए ऑपोजिशन की तरफ से कि जनाब हम ये रोल अदा करें, इनका रोल एक ही है। अच्छा। हाय हाय हु हा और लोगों पर गालन गलौज। लेकिन आपके ख्याल में अब आगे कोई जो है वो रास्ता क्या है? क्योंकि जाहिर बात है आपको तो ऐवान चलाना है, तो ऐवान जो है वो सिर्फ हुकूमत से तो नहीं चलेगा, उसमें ऑपोजिशन भी शामिल होती है, तो फिर एक ही सूरत में चल सकता है कि इनमें से कोई एक ऐसा बंदा या कोई ऐसे अपनी एक टीम हमारे पास लेके आए। हर टाइम इनकी एडवाइजरी काउंसिल भी चेंज होती है। अच्छा। और ये शोर करके जाते हैं और वो इन बातों पे पूरा नहीं उतरते। आज इन्होंने जिस तरीके से पूरे हाउस के आगे गेटों को बंद किया, मेंबरान्स को रोका, मेंबरान्स को धक्के दिए, असेंबली के अंदर उनको जाने से गवर्नमेंट के जो हमारे मेंबर्स है उनको नहीं एंटर होने दिया, सिक्योरिटी वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है। इफ दे वांट टू गो अबाउट दिस वी आर रेडी। हम भी फिर सर इसी तरह ही करेंगे कि हम सर कौन गवर्नमेंट नहीं चाहती उनका बिजनेस चले, लेकिन सर एक बात होती है, दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। आप जरूर प्रोटेस्ट करें लेकिन सर गालियां गलौज हम नहीं खा सकते, हम किसी किस्म का ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी के साथ बदतमीजी करें। सर हमने भी बहुत ऑपोजिशन काटी है, आप हमारा भी किरदार निकाल कर अपने टीवी पे चलाएं और इनका भी किरदार चलाएं। ठीक है, राइट, बहुत प्रोटेस्ट आपकी जरूर, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इजाजत है, पर गालम गलौज के साथ नहीं। अगर आप हाउस चलाना चाहते हैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से वी वेलकम देम कि आए, बैठकर बात करें,
लेकिन एक तरीकेकार के साथ। अगर आप बुलडोज करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो सकता। राइट, बहुत शुक्रिया। मलिक शोएब भरत साहब हमारे मौजूद थे और बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में। अब क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ अरकान पर जो है वो उनको मुअत्तल किया गया, स्पीकर मलिक अहमद खान ने जो है वो नोटिस लिया है। गुज़िश्ता रोज भी आपको मालूम है मामला जो है वो खासे खराब हो गए थे जब वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर थी और उस दौरान भी एहतजाज होता रहा, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो है वो कुछ मेंबरान को मुअत्तल भी किया, जिस पर अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। बहरहाल प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने आज 5 SOPs जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए ये जो है वो SOPs जारी करते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करे। अदालत ने कहा कि जो IG पंजाब हैं वो भी अपने मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने के लिए हिदायत जारी करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं तो मुतल्लका जज से मुशावरत और इत्तफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि ADC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ये जो फैसला आया है, ये हुक्मनामा जारी किया गया है, इसके असरात क्या होंगे, मजीद इस जो फैसले हुक्म में जो है वो क्या कहा गया है, हमारे नुमाइंदे हारून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे इस हवाले से जो है वो मजीद बात करते हैं। हारून, ये बताइएगा इस फैसले में मजीद क्या कहा गया है और क्या अहकामात हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए और पुलिस के लिए? तो बिल्कुल, ये जस्टिस शाहिद करीम ने जो है आज दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के हवाले से जो है फैसला जारी किया। ये अबूरी हुक्मनामा है और इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो साबका थे और अब एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उन्होंने जो है ये खुद नोटिस लिया था और इस हवाले से उन पे खत मौसूल हुआ था ATC सरगोदा के जज की जानिब से और कहा गया था जिसमें कि उन्हें हिरासत किया जा रहा है, उनकी अदालत को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त के जो थे उन्होंने ये नोटिस लिया था। और फिर उनकी एलिवेशन के बाद जो है ये केस ट्रांसफर होकर लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम साहब के पास आ गया और उन्होंने अब इसकी एक समाअत की और उसका आज जो है वो अबूरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया और एक 5 अनुकाती जो है एजेंडा वो सेट कर दिया, SOPs जारी किए गए हैं और जिसमें जो है बहुत सख्त अल्फाज में बात कह दी गई है, हदायत जारी कर दी गई है कि अब इन चीजों के ऊपर अमल दरामद होना इंतहाई जरूरी है और जो आला अदलिया है और मातहत अदलिया है इसके अंदर किसी भी किस्म की मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो 5 अनुकाती SOPs जारी किए गए हैं ये वज़ीर आज़म ऑफिस, IB और ISI को जो है और MI को जारी की गई है और जिसमें कहा गया है कि मुस्तक़बिल में आला अदलिया मातहत अदलिया के किसी भी जज को हारून ये बताइएगा, राइट, इसमें अमल दरामद के हवाले से मजीद क्या कहा गया है, किस तरह से ये जो हुक्मनामा है या बुरी हुक्म है इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा? अच्छा, बिल्कुल, इसमें जो 5 अनुकाती एजेंडा दिया गया SOPs थी उसमें ये कहा गया है कि 8 जुलाई तक इस केस की जो समाअत मुलतवी की जाती है और 8 जुलाई को ये तमाम जो हदायत वाज़ेह हदायत दी गई हैं इनको तहरीरी तौर पर अपने अमले को देने के बाद जो अदालत को भी जो आगाह किया जाए। और ये इसमें एक शिकायत आई थी वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से कि ADC सरगोदा का अमला और जज जो है वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, जिस पर अदालत ने उन्हें भी हदायत जारी की और उसके साथ फिर IG पंजाब को ही हदायत जारी की है कि आपके पास जब ये तफ्तीश के लिए आए तो उसकी तमाम रिकॉर्डिंग की जाए और तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस भी अपने पास रखे और फिर उस तमाम रिकॉर्डिंग को लाहौर हाईकोर्ट में भी जमा करवाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का ये एक ना बड़ा अहम फैसला है क्योंकि गुज़िश्ता आपने देखा था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने भी खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि इसमें मुदाखलत होती है, तो इसी हवाले से अब ये लाहौर में यानी कि पंजाब में एक जो हम कह सकते हैं कि सेटल कर दी गई है। अब इसमें आइंदा अगर कोई मुदाखलत करता है तो मुदाखलत करने से पहले 500 मरतबा सोचेगा कि अब ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि आप देखें कि ADC जजेस को ये हदायत दी गई कि वो अब अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड करें और ये हदायत सिर्फ ADC जजेस के लिए नहीं तमाम जजेस के लिए है कि अब वो अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर उनमें कहीं शक होता है कि उनकी अदालत में जो केस देर समाअत है उसमें इनको अप्रोच किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है, तो वो अपने तमाम जो है उनको अब जो कॉल्स है उनको रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ। राइट, ठीक है। मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर जो है वो इस फैसले के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।